हेलो एवरीवन। शुभारंभ है इसके इस क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। ये क्रैश कोर्स हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है जो कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो अब तक हमने इसमें आपको बताया था कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो हमने सबसे पहले इसमें देखा था कि पाषाण काल के बारे में समझा था और अभी जो हमारा ये लेक्चर है, ये लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। हमने कुछ चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हमने भूमिका, उत्पत्ति, कालक्रम, विस्तार, महत्वपूर्ण स्थल और विशेषताएँ हमने पढ़ ली हैं। आज हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक या धार्मिक विशेषताओं के बारे में, साथ-साथ में नगर नियोजन पढ़ेंगे। आर्थिक जो विशेषता और पतन इसका हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की, तो इसमें 4-5 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। एक तो नगर नियोजन में हमें समझना है सबसे पहली चीज़, इसमें भाई जो सड़क थी वो कैसी थी, सड़क की विशेषता समझना है, रोड की विशेषता समझना है। दूसरी बात ये समझनी है नगर विन्यास कैसा था, मतलब कि नगर किस प्रकार से बना था, विन्यास। तीसरी बात यहाँ पर हम समझने वाले हैं वहाँ की नालियाँ कैसी थी, और चौथी बात समझने वाले हैं कि वहाँ पर भवन कैसे थे। और पाँचवीं बात ये समझनी है कि वहाँ पर जो भी नगर विन्यास भवन, नालियाँ जो भी बनी थी, उनमें जिन ईंटों का प्रयोग हुआ था, वो कैसी थी। तो सबसे पहले हम नगर नियोजन को समझने वाले हैं। नगर नियोजन में सबसे पहले समझेंगे रोड के बारे में, सड़क के बारे में। देखिए, रोड की अगर बात करते हैं, हम सड़क की अगर बात करते हैं, तो सड़क वहाँ पर कैसी थी, तो ग्रिड पैटर्न में पड़ेगी। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या है? आपने अगर देखा होगा जो चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड का मतलब क्या है? कुछ इस तरीके से, इस पैटर्न में, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। तो सड़क किस पैटर्न में पाई गई है? तो ये ग्रिड पैटर्न में है, चेस बोर्ड पैटर्न में। चेस बोर्ड मतलब कि शतरंज का जो बोर्ड होता है, आपने देखा होगा, उसके तरह। दूसरी बात यहाँ पर खास बात है कि सड़क है एक-दूसरे को यहाँ पर देख रहे हैं आप होंगे कि समकोण पर काटती थी। यहाँ पर खास बात ये थी कि सड़क जो क्या थी, वो समकोण पर काटती थी। तीसरी और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कैसे ये सड़क होती है, तो कच्ची मिट्टी से बनी सड़क होती थी। कच्ची मिट्टी से बनी सड़क होती थी, और इन सड़कों में जितनी भी जो हड़प्पा सभ्यता है, इनमें जो सड़क मिली है, उन सब में सबसे जो चौड़ी सड़क थी, ये सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे चौड़ी सड़क मिली है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। और चौड़ाई कितनी थी इसकी? 10 मीटर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो में, 10 मीटर इसकी चौड़ाई। तो हम इस इतनी बात समझ गए। दूसरी बात हमने बताया नगर विन्यास, नगर का बनावट कैसी थी? तो देखो, नगर विन्यास की अगर बात करेंगे, तो नगर विन्यास में सबसे पहली बात हमने आपको ये बताई थी वहाँ पर कि नगर 2 भाग, सामान्यतः 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी और पश्चिमी टीला। तो यहाँ पर नगर विन्यास में हम यही बात दिखेंगे कि 2 भागों में विभाजन है, 2 भागों में विभाजित। तो जब 2 भागों में विभाजित है, तो इसमें एक तो है पूर्वी टीला, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, पूर्वी टीला, और एक है पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला और क्या है? और है पश्चिमी टीला। अच्छा, पूर्वी टीला जो है वो उसको निचला शहर भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? निचला शहर कहते हैं, या निचला नगर बोलते हैं यहाँ पर। और पश्चिमी टीला है, इसको दुर्ग या किला बोलते हैं। दुर्ग या क्या बोलते हैं? इसको किला बोलते हैं। ये आयताकार है, ये आयताकार है। और इधर जो टीला है, ये पूर्वी टीला में क्या होता है? आवास क्षेत्र, आवास क्षेत्र। यहाँ पर जो सामान्य लोग थे, वो लोग रहते थे। हम कौन-कौन लोग रहते थे? डिस्कशन अभी सामाजिक व्यवस्था में करेंगे। अच्छा, ये जो टीले थे, इसमें क्या है कि ये लच्छा दीवार से घिरे होते थे। जैसे एग्जांपल में हमने आपको वहाँ पे बताया था कि ये एक टीला है, तो इसमें इसके चारों तरफ क्या होता था? लच्छा दीवार बना दी जाती थी। लेकिन इसमें नोट वाली बात ये समझने वाली है कि ये जो टीले हैं, ऐसे 2 स्थान, जिसमें एक लोथल है और दूसरा कौन-सा है? सुरकोटदा।
ये ऐसे स्थान हैं जो एक ही रक्षा दीवार से घिरे हैं। एक ही रक्षा दीवार से घिरे हैं। एक ही रक्षा दीवार से घिरे हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो ये हो गया नगर विन्यास। अब तीसरी बात क्या थी? तो हमने क्या समझ लिया? हमने सड़क समझ लिया, नगर विन्यास समझ लिया। अब क्या समझते हैं? नालियाँ। अच्छा, नालियों में कुछ बहुत ज़्यादा हमें समझना नहीं है यहाँ पर, बस एक बात समझनी है, जो नालियाँ होती थीं, वो पत्थर या ईंटों से ढकी ढकी होती थीं। नालियाँ कैसी होती थीं? ढकी हुई होती, जैसे कि आज वर्तमान में नालियाँ आप देखते हैं ढकी हुई होती हैं, ये भी कुछ उसी तरीके से ढकी होती थी, वो होती थी पत्थर या ईंटों से ढकी। अब अगर भवन की बात करें, मतलब घर वहाँ पर कैसे, तो सामान्यतः वहाँ पर जो घर मिले हैं वो कैसे हैं? छोटे-छोटे और आवासीय घर मिले हैं जिसमें 4 से 5 कमरे होते थे। छोटे-छोटे आवासीय घर होते थे जिसमें 4 से 5 कमरे होते थे, लेकिन कहीं-कहीं पर ऐसा मिला है कि भाई कुछ ऐसे घर मिले हैं जो द्विमंजिला है। कुछ-कुछ जो है, कुछ ऐसे घर हैं जो 2 मंजिला हैं, कुछ 2 मंजिला भवन, 2 मंजिला भवन। और खास बात याद है, यहाँ पे जो घर थे, इन घरों में क्या था? रसोई घर और स्नानागार। आपने एक पढ़ा था बृहद स्नानागार, कहाँ मिला है उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैंने आपको बताया था स्नानागार भी, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो यहाँ पर रसोई घर मिलता था और सबके घर में स्नानागार मिलता था, स्नानागार मिलता था। अब अगर हम ईंट की बात करें, ईंट की विशेषता क्या है कि ये जो ईंट होती थी, इसका अनुपात कितना होता था? इसका अनुपात 4-2-1 अनुपात होता था। अनुपात कितना होता था? तो इसका अनुपात होता था 4:2:1। इस अनुपात को ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो भवन व नालियाँ थीं, वो कैसे बने थे? भवन और नालियाँ, नालियों के बारे में मैंने बताया। वो दोनों किससे बने होते थे? ये दोनों बने होते थे पक्की ईंटों से, पक्की ईंट से बने होते थे। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर नोट में ध्यान रखिएगा, नोट ये है कि कालीबंगा और रंगपुर ऐसे 2 स्थान हैं, कालीबंगा और रंगपुर ऐसे 2 स्थान हैं, जहाँ पर कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन-सा स्थल है जहाँ पर कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर कालीबंगा और जो रंगपुर है, यहाँ पर क्या हुआ है? कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है। बाकी सब जगह कैसा प्रयोग हुआ है? तो पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? और सबसे बड़ी ईंट कहाँ मिली है? तो सबसे बड़ी ईंट कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। सबसे बड़ी ईंट कहाँ मिली है? तो मिली है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है? और ये ईंट कैसी होती थी? तो इसका आकार चतुर्भुजाकार होता था। चतुर्भुजाकार, जिसमें चतुर्भुज जैसा होता था। और यहाँ पर नोट एक और ध्यान रखिएगा, नोट ये है कि जो कालीबंगा है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर फर्श बनी मिली है, कि जो फर्श है उसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। केवल कालीबंगा में केवल कालीबंगा में केवल कालीबंगा में एक फर्श में एक फर्श में अलंकृत अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जो मैंने नोट लिखा है वो नोट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? और एक और बात समझिएगा, यहाँ पर जो दरवाजे हैं, जो घर था, भवन की बात कर ले, हाँ, यहाँ पे भवन है। इसमें जो दरवाजे हैं, वो गलियों की तरफ खुलते थे। गलियों की तरफ खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क पर। ये खास बात है, यहाँ पर खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क पर। मुख्य सड़क पर, ठीक है? और नोट क्या है, एक्सेप्शन क्या है, कि जो लोथल है, वहाँ पर दरवाजे गलियों में ना खुल करके मुख्य सड़क पर खुलते थे। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि ये बात याद रहे कि
लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। ये एक्सेप्शन था, मुख्य सड़क पर खुलते थे, ना कि गलियों में, ना कि गलियों में, राइट? तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये हो गया जो हमने बताया था आपको नगर नियोजन, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं की। देखिए, सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं की बात करने पर हमें ये पता चलता है भाई इसमें क्या-क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात देखनी है कि समाज कैसा था? समाज में क्या-क्या कौन-कौन लोग रहते थे? तो सबसे पहले समाज देखना है। उसके बाद इसमें देखना है कि स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि भाई वहाँ खान-पान कैसा था, लोग खाना-पीना क्या खाते थे, शाकाहारी, मांसाहारी कैसे थे, उसके बारे में समझना है। चौथी चीज़ समझनी है कि कपड़े कैसे पहनते थे, वेशभूषा क्या था इनका, वेशभूषा क्या है? और फिर समझना है कि मनोरंजन क्या करते थे, मनोरंजन क्या करते थे। ये तो हम बात समझेंगे यहाँ पर सामाजिक में। तो सबसे पहले अगर समाज की बात करते हैं भाई, तो समाज जो है, उसमें विशिष्ट वर्ग भी था। समाज में क्या था? समाज में विशिष्ट वर्ग भी था। विशिष्ट वर्ग कौन था ये? पुरोहित, पुरोहित वर्ग था, पुरोहित वर्ग था। और ये कहाँ रहता था? तो हमने अभी आपको बताया था जो पश्चिमी टीला होता था, जो पश्चिमी टीला होता था, यानी कि दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र में रहता था। दुर्ग या किला या गढ़ी क्षेत्र में रहता था। उसके बाद मध्यम वर्ग भी था, मध्यम वर्ग भी था और कमज़ोर वर्ग भी था। देखिए, मध्यम वर्ग की जब बात करते हैं तो इसमें किसान, किसान, व्यापारी, देखिए ट्रेड होता था, हम पढ़ेंगे वहाँ पर, जुलाहे, शिक्षक। और कमज़ोर वर्ग में कौन था? कमज़ोर वर्ग में यहाँ पर मज़दूर। तो ये सब जो थे, ये कहाँ रहते थे? तो पूर्वी टीला पर रहते थे। ये सब कहाँ रहते थे? पूर्वी टीला पर रहते थे। ठीक है? तो समाज में विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग और कमज़ोर वर्ग था। मध्यम वर्ग और कमज़ोर वर्ग है वो पूर्वी टीला पे रहता है, और जो विशिष्ट वर्ग है वो कहाँ रहता था? वो रहता है दुर्ग या गढ़ी, यानी कि पश्चिमी टीला पर। अब समाज में दूसरी बात करते हैं भाई, समाज में एक तो ये हो गया विभाजन। दूसरी बात ये आती है, समाज में कौन-सी प्रजाति के लोग रहते थे? तो यहाँ पर जब प्रजातियों की बात करेंगे तो 4 प्रजातियों के लोग थे। एक थी अल्पाइन, अल्पाइन। दूसरी भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। तीसरी अगर बात करते हैं तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और चौथे कौन थे? तो मंगोलैड, मंगोलायड। 4 प्रजातियाँ रहती थी, इन चारों प्रजातियों में भूमध्य सागरीय सर्वाधिक, भूमध्य सागरीय कैसी थी? सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय की थी, और इसके साथ-साथ 3 और भी लोग रहते थे, ठीक है? अब तो समाज के बारे में तो बातें समझ गए। फिर बात आती है भाई स्त्रियों की दशा क्या थी? तो स्त्रियों की दशा ऐसा माना जाता है कि वहाँ देखो, क्योंकि इसके अभी जो अभिलेख हैं वो पढ़े तो जा नहीं पाए हैं। उनको डिकोड तो किया नहीं पाया, अभी वो किया नहीं जा सका है। इसलिए स्त्रियों की दशा में हम पुरुष सत्तात्मक समाज था या महिला मातृ सत्तात्मक कहना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मातृ सत्तात्मक सत्ता इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पर है, क्योंकि इसमें जो मूर्ति हैं, स्त्रियों जो देवी की मूर्ति है वो ज़्यादा प्राप्त हुई है, तो स्त्रियों की दशा में हम लिख सकते हैं कि जो समाज था वो कैसा था? ये समाज मातृ सत्तात्मक था। ये समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक।
क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते क्यों हैं क्योंकि यहाँ पर देवी सर्वाधिक देवी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक देवी की मूर्ति प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मूर्ति देवी के रूप में प्राप्त हुई हैं और यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ देवी के रूप में हैं, इनको एक तो उर्वरता की देवी और दूसरी चीज़ यहाँ पर शक्ति की देवी के रूप में माना जाता है। ठीक है? तो स्त्रियों की दशा हो गई। अब अगर खान-पान की बात करें तो खान-पान अगर देखेंगे आप तो खान-पान कैसा है तो भाई खान-पान इनका अ, दोनों है शाकाहारी, मांसाहारी खान-पान। खान-पान शाकाहारी, मांसाहारी। तो हमने इसमें क्या समझ लिया समाज, स्त्रियों की दशा, खान-पान और वेशभूषा। अब वेशभूषा की बात करें। देखो वेशभूषा का मतलब पहनावा, कपड़े पहनावा। देखो वेशभूषा में सबसे पहली बात आती है भाई ये वस्त्र कौन से पहनते थे? 2 चीज़ें थी, एक वस्त्र और दूसरे आभूषण। आभूषण। अगर हम वस्त्रों की बात करेंगे तो सूती वस्त्र पहनते थे, ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र में भी 2 तरीके के वस्त्र पहनते थे, एक तो सादे और दूसरे कौन से थे? कढ़ाईदार। सादे और कढ़ाईदार। जो कढ़ाईदार वस्त्र पहनते थे, इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? तो जो एक ध्यानमग्न योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ध्यानमग्न योगी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने बताया था आपको। वो तिनपतिया शाल, तिनपतिया शाल ओढ़े हुए है। जैसे मैं तुम्हें आपको फिगर भी दिखा इसका इमेज भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पर थी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कि ये एक ध्यानमग्न योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि तिनपतिया शाल यहाँ पर देखेंगे ये डिज़ाइन्ड शाल पहने हुई है। ठीक है? तो इसकी बात की जा रही है, कहाँ से प्राप्त हुई है? आप इसके बारे में बताइए। ठीक है? तो ये हो गए इनके वस्त्र। आभूषण की बात करते हैं, तो आभूषण में 2 लोग जैसे समाज में दोनों लोग थे, अमीर और गरीब। तो इसमें जो अमीर लोग थे, वो अमीर सोने, चाँदी सोने, चाँदी, माणिक्य माणिक्य के साथ-साथ में हाथी दाँत के आभूषण पहनते थे। हाथी का दाँत का आभूषण पहनते थे। लेकिन जो गरीब लोग थे, वो लोग क्या करते थे? वो भी पहनते थे, लेकिन वो लोग क्या पहनते थे? क्योंकि वो तो गरीब हैं। तो मिट्टी के आभूषण, शंख, सीपी या सीप के आभूषण पहनते थे। बात समझ में आ गई इतनी? और आभूषण के लिए भाई कैसे कह सकते हैं आभूषण पहनते थे? तो क्या कोई एविडेंस है, कोई साक्ष्य है? तो हाँ, बिल्कुल है। क्या साक्ष्य है समझ लीजिएगा। देखिए, हड़प्पा से क्या हुआ है, एक श्रृंगारदान हड़प्पा में एक श्रृंगारदान और 1 बोतल काजल 1 बोतल काजल के साक्ष्य। दूसरी चीज़ मोहनजोदड़ो से कुछ भाई ऐसा मिला है? तो हाँ, बिल्कुल मिला हुआ है। चाँदी की अंडाकार चूड़ियाँ चाँदी की अंडाकार चूड़ियाँ चूड़ियाँ और कालीबंगा से तो आपको पता ही है कि वहाँ से चूड़ियाँ मिली थी। कालीबंगा से हाथी के दाँत की चूड़ियाँ। हाथी के दाँत की चूड़ियाँ और नौशारों से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं।
नौसारों से क्या हुआ है? सिंदूर को साक्ष्य मिला। सिंदूर के साक्ष्य। और चौथी सॉरी पांचवी और लास्ट चीज क्या है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से क्या हुआ है? लिपस्टिक व काजल के साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक व काजल के साक्ष्य के साक्ष्य मिले। ये जो साक्ष्य मिले हैं ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर लोग आभूषण या इनका जो वेशभूषा था बहुत अच्छा था। ठीक है? तो अब बात करते हैं मनोरंजन। ये मनोरंजन क्या करते थे? तो मनोरंजन में ये लोग मछली पकड़ना, मनोरंजन में क्या करते थे? तो मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, शिकार खेलना, शिकार खेलना, पशु-पक्षी को लड़ाना, पशु-पक्षी को लड़ाना, ढोल, मजीरा बजाना, नृत्य करना, बाजा बजाना, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। नृत्य करना, बाजा बजाना, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। अब भाई नोट समझिएगा, जो लोथल है, यहाँ से खेलने का बोर्ड मिला, खेलने का बोर्ड कहाँ से मिला? लोथल से मिला। और दूसरी बात क्या है? मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से चतुष्कोण गोटियाँ मिली, चतुष्कोण गोटियाँ मिली। ठीक, तो ये बात नोट में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक और छोटा-सा टॉपिक इसी समाज में ही है, भाई समाधान कैसे करते हैं? समाधान का मतलब क्या है? समाधान कैसे करते थे? तो समाधान 3 प्रकार से करते थे। जैसे किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसमें एक होता था पूर्ण समाधान। एक क्या है? पूर्ण समाधान। दूसरा है अपूर्ण समाधान या आंशिक समाधान। और तीसरा है दाह संस्कार। दाह संस्कार मतलब कि जला देना, संस्कार। देखो पूर्ण समाधान में यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये पूर्ण रूप से भूमि में दफन कर देते थे। किसी की मृत्यु होती थी वो क्या करते थे? पूर्ण रूप से भूमि में दफन करते थे। लेकिन आंशिक में समझिएगा कि आंशिक में क्या है? तो शव जो है उसको खुले में छोड़ देते थे और जो पशु-पक्षी उसको खा लेते थे। तो खाने के बाद जो अवशेष बचते थे, जो भी बचता था उसमें शेष भाग जो बचता था उसको उठा करके वो भूमि में दफन कर देते थे। तो शव का पशु-पक्षियों शव का पशु-पक्षियों के खाने के बाद शेष भाग शेष भाग भूमि में दफन भूमि में दफन, ठीक है? और दाह संस्कार में क्या होता है कि वो तो उसको जो जिसकी मृत्यु होती थी उसको वो जला देते थे। अब यहाँ पर एक नोट समझिएगा, नोट ये है कि जो 100 पात्र थे, ये जो 100 पात्र हैं इसमें मयूर का चित्रण के साक्ष्य मिलते हैं। पात्रों के चित्रण में मयूर का चिन्ह, मयूर का चिन्ह चित्रित, चिन्ह क्या है? चित्रित, ठीक है? ये बात क्या हो गई? ये बात हो गई समाधान की। अब अगर हम बात करते हैं भाई जो धार्मिक विशेषता है उसकी क्या है? देखिए, अगर हम धार्मिक विशेषताओं की बात करते हैं
तो बात ये समझनी है कि यहाँ पर पूजा होती थी। पूजा होती थी कैसी? वही मूर्ति पूजा होती थी, है ना? मूर्ति पूजा होती थी। लेकिन मंदिर के अवशेष कहीं नहीं मिले। मंदिर के अवशेष नहीं, मंदिर के अवशेष नहीं, ठीक है? हाँ, लेकिन क्या हुआ है कि जो कालीबंगा है वहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से क्या हुआ है? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से, इन दोनों जगह से क्या हुआ है? पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से क्या हुआ है? पशु बलि के प्रमाण मिले। और यहीं पर सूर्य पूजा के लिए, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था? सूर्य पूजा के लिए स्वास्तिक, स्वास्तिक और एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है? ये तो हो गया इसकी बेसिक विशेषता। अब धार्मिक क्रियाओं की बात करते हैं। भाई धार्मिक क्रियाओं में जो पूजा होती थी, वो पूजा में क्या होता था? देखिए, एक तो होता है इसमें क्रियात्मक पक्ष, एक होता है दार्शनिक पक्ष। देखो, एक होता है क्रियात्मक पक्ष और दूसरा होता है दार्शनिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष में दो चीजें हैं, एक तो पूजा। देखो इसमें क्या है? एक पूजा। यहाँ पर सवाल है कि किसकी पूजा? तो भाई ये लोग जो थे, ये लोग किसकी पूजा करते थे? जल पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे। जल पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा, अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। अभी हमने देखा कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। नाग पूजा आदि, नाग पूजा, ठीक है? और यहाँ पर जो वृक्ष पूजा है, इसमें पीपल को क्या कहते हैं? पीपल को आश्वत्थ कहते हैं। पीपल को क्या कहते हैं? अश्वत्थ कहते हैं। और सबसे पवित्र वृक्ष मानते हैं इसको। सबसे पवित्र वृक्ष मानते हैं इसको, ठीक है? अब अगर पूजा की बात करेंगे, तो इसमें पहली चीज आती है, एक तो मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा, सबसे ज्यादा पूजा होती थी यहाँ पर। सबसे ज्यादा पूजा, सबसे ज्यादा पूजा। और पशुपति की जो पूजा है वो कहाँ से, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो से मिले हैं। जो मोहर मिली है वो कौन सी मोहर है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जॉन मार्शल, ये जो पिक्चर दिख रहा होगा, इसमें खास बात ये है कि इसकी जो खोज है वो किसने की है? वो अर्नेस्ट मैके ने की है। और जॉन मार्शल ने इनको आद्य शिव या प्रोटो शिवा बताया है। ठीक है? तो खोज किसने की है? अर्नेस्ट मैके ने। अब ये जो, इनको पशुपति भी कहा गया है। ठीक है? पशुपति भी कहा गया। तो ये जो पशुपति हैं, इनको माना गया 3 मुख वाला पुरुष है। 3 मुख वाला पुरुष जो कि ध्यानमग्न है। कैसा है? ध्यानमग्न। और ये बताया गया है कि भाई जो दायाँ है, दायाँ साइड है, दाएँ साइड में क्या है? वहाँ पर 2 जानवर हैं। कौन-कौन से? बाघ और हाथी। लेकिन जो दायाँ साइड है, वहाँ पर गैंडा और भैंसा
गैंडा और भैंसा। और जहाँ ये बैठे हैं वहाँ पर ये देखो इधर हिरन है यहाँ पर, नीचे जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पर क्या है हिरन, 2 हिरन। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से कुल 6 जानवर, कुल 6 जानवर, 5 प्रकार के। प्रकार कितने हैं? 5। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पशुपति की पूजा भी की जाती थी। तो ये हमने समझ लिया इसमें जो धार्मिक विशेषताएँ थी वो, और धर्म के आधार पर क्या-क्या किसकी पूजा करते थे। उसके बाद समझ लिया हमने, समाज के बारे में समझ लिया, और समाज के साथ-साथ में हमने यहाँ पर जो नगर नियोजन है उसको समझ लिया। अब समझते हैं हमें जो राजनीतिक स्थिति थी, व्यवस्था थी उसके बारे में। देखो इसमें एक बात समझने लायक ये है कि इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है भाई, कोई निश्चित जानकारी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? निश्चित जानकारी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके जो अभिलेख हैं अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। जब अभिलेख पढ़े ही नहीं जा सके तो हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था थी? अभिलेख नहीं पढ़े जा सके हैं, पढ़े जा सके इसलिए। तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग अनुमान लगाया, तो बस अनुमान के आधार पर समझते हैं। हंटर ने इसको जनतंत्र माना है, व्हीलर ने इसको मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक प्रणाली माना, जनतांत्रिक प्रणाली माना। अर्नेस्ट मैके, जिन्होंने अभी मैंने बताया था आपको, देखो यहाँ पर खोज की थी, ये जो पशुपति है इनकी खोज की थी, अर्नेस्ट मैके ने क्या बोला है? इन्होंने कहा है कि ये जो व्यवस्था थी यहाँ पर वो व्यवस्था प्रतिनिधि शासन तंत्र था, प्रतिनिधि शासन तंत्र था, ठीक है? स्टुअर्ट पिगट ने क्या बोला है? स्टुअर्ट पिगट ने क्या बोला है कि यहाँ पर जो शासन था वो पुरोहित वर्ग चलाता था, पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित। इसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि ये जो यहाँ का शासन तंत्र था, वो क्योंकि यहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता था, व्यापार प्रधान था, इसलिए यहाँ पर शासन है वो कौन चलाता था? शासन व्यापारियों के समूह चलाता था। व्यापारियों का समूह चलाता था, ठीक है? समूह, शासक, वणिक यानी कि व्यापारियों का एक समूह चलाता था। तो इसमें कह पाना बड़ा मुश्किल काम है कि कैसे कैसा सिस्टम था, क्योंकि अभिलेख पढ़े नहीं जा सके। जब तक अभिलेख नहीं पढ़े जाएँगे तब तक हमें कुछ पता चल नहीं पाएगा। तो आज हमने इतना शुरू में बता दिया था, हम आज इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमने तीनों चीज़ें कवर कर ली हैं यहाँ पर। 3 चीज़ें कौन-कौन थी? तो नगर नियोजन हमने सबसे पहले देख लिया, उसके बाद हमने सामाजिक धार्मिक विशेषताएँ समझ ली, और क्या समझ लिया हमने? राजनीतिक व्यवस्था समझ ली, ठीक है? अब इसमें 2 लास्ट टॉपिक बचता है। इसकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था क्या थी? और इसके साथ-साथ वो उसका पतन कैसे हो गया? उसको समझते हैं, और ये समझने के बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कहाँ मूव करेंगे फिर? फिर हम लोग देखेंगे वैदिक पीरियड, यानी कि जो वैदिक काल है उसके बारे में, ठीक है? कैसा लगा वीडियो? ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव है तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।